हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो फिर बताओ कैसे चली आपकी स्टडीज। तो आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो बात करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। तो इसलिए मुझे पता कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ रहे थे हम? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्लासेस दूंगी, एक दिन या 2 दिन छोड़ के आपको जो जनरल नॉलेज की क्लासेस भी दूंगी। और इसके साथ में लास्ट में एक आपको करंट अफेयर के जो मतलब डेली जो करंट अफेयर होते हैं उसके 10 से 15 क्वेश्चन दे दिया करूंगी, जिससे आपका करंट अफेयर भी साथ साथ में तैयार हो जाएगा। ठीक है। और जो जनरल नॉलेज की वीडियो है ये, इसका मैं आपको पूरा नहीं बोल सकती कि मैं आपको डेली ही दूंगी, क्योंकि जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं एक दिन छोड़ के भी दे सकती हूँ, या 2 दिन छोड़ के भी दे सकती हूँ, या डेली भी दे सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे दो वीडियो में कम से कम 1-2 घंटे तो लग जाएंगे, 2-3 घंटे बनाने में, है ना। तो इसलिए जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं जरूर टाइम निकाल के बना दूंगी आपके लिए। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अच्छे से, है ना, ताकि जो मेरी मेहनत है वो भी रंग लाए और आपकी मेहनत भी रंग लाए। ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे हम? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो बताओ अब जल्दी जल्दी से याद करो कि क्या क्या पढ़ा था हमने कल। क्या क्या पढ़ा था हमने? तो मैंने आपको क्या बताया था? एक तो पहले मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे पूरा का पूरा जो हिस्ट्री में है। तो फिर उसके बाद हमने क्या स्टार्ट की थी? मैंने बोला हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री की थी, फिर क्या था मेडिएवल था, फिर क्या था मॉडर्न था। तो इस तरह से 3 भागों में आपकी हिस्ट्री होती है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको क्या बताया था? बस मैंने कहा ज्यादा कुछ कराया नहीं था आपको, बस उसके बारे में बताया था कि इंडिया को नाम किसने दिया और क्या क्या नाम दिया, तो उसके बारे में था। आज बस अब थोड़ा ज्यादा होगा आज वीडियो पे, तो कर लेना इसको। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं बनाऊंगी, 10-15 मिनट की बनाऊंगी, क्योंकि मुझे करंट अफेयर भी डालना है बाद में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप मुझे बताओ कि अभी आप इस टाइम बैठे हो, तो सपोज करो आपके पास कुछ नहीं, आपको पता नहीं था हिस्ट्री के बारे में। जैसे आप सपोज करो आप एक इतिहासकार हो, ठीक है, हिस्टोरियन हो आप, तो आपने पिछले जो पुराने टाइम में क्या क्या हुआ होगा तो उसका कैसे पता चलेगा आपको? बताओ मुझे, कैसे कैसे पता लग सकता है? या तो आपको क्या कोई बुक्स मिल जाए पुराने टाइम में लिखी हुई, उनसे पता लग सकता है, या यहाँ इस देश में कोई बाहर के देश के लोग आए होंगे तो उन्होंने कुछ लिखा हो तब पता चल सकता है, या हमें यहाँ पे कुछ क्या हुआ जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर कुछ पुराने टाइम की चीजें मिल जाए, जैसे कोई बोन्स मिल जाए, कोई हमें उनकी जो यूज की हुई चीजें, बिल्डिंग मिल जाए, हमें कुछ भी उनके टूल्स मिल जाए, मतलब जो भी उन्होंने यूज किया था वो चीजें मिल जाए, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें थी उस टाइम, किस तरह की हिस्ट्री थी लोगों की, क्या सोसाइटी थी, किस तरह से रहते थे। तो ये जो हिस्ट्री ना एक आइडिया के हिसाब से लिखी गई होती है, इस वक्त पूरा एग्जैक्ट नहीं होती है कि हाँ ऐसा जैसा है ऐसा एग्जैक्ट में हुआ है पुराने टाइम में। क्या पता ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ये भी शायद गलत हो, वो भी सकता है ऐसा, या मतलब गलत नहीं, इसमें कुछ और एडअप होना हो, क्योंकि इसके बीच में और भी, जैसे हमने तो एक पैटर्न में राजा वगैरह पढ़े थे कि ए वंश आया, ए वंश आया, पर ऐसा क्या होता है इसके बीच में और भी वंश थे। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा भी जो है ज्ञान अर्जित करना बाकी रह गया, मतलब डिस्कवर करना रह गया है। पर हम तो वही पढ़ेंगे जो बुक्स में दिया है, क्योंकि हमने तो एग्जाम भी निकालना है ना। तो हमने कोई इतिहासकार तो बनना नहीं है कि हमें पूरा डिटेल चाहिए, हमें जानना है नहीं सच सच क्या हुआ था। हम तो क्या करेंगे, एग्जाम निकालना है तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही चलना पड़ेगा। तो देखो अब जल्दी जल्दी मैंने आपको समझा दिया, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। मतलब क्या क्या सोर्स है, क्या क्या स्रोत हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो मैंने आपको बताया ना क्या होते हैं, बुक्स होती हैं। तो बुक्स भी 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की कौन कौन सी? एक तो होगी जिनमें क्या लिखा होगा, धर्म के बारे में लिखा होगा, ठीक है, धर्म बेस्ड होगी वो, जैसे धर्म से जैसे धर्म ग्रंथ होते ना, तो वैसे होंगे। तो एक क्या हो गया, आपको धर्म ग्रंथ मिल गए, जैसे वेद वगैरह हो गया आपके, वेद, जैन ग्रंथ, आपके बुद्धा के साहित्य हैं, ठीक है, वो सारे। तो वो क्या है, धर्म ग्रंथ, मतलब वो एक धर्म ओरिएंटेड लिखे गए हैं। तो उनसे भी हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाती है सोसाइटी के बारे में, उस टाइम की पॉलिटी के बारे में, उस टाइम की जियोग्राफी के बारे में, उन्हें थोड़ा थोड़ा लिखा होता है, ज्यादा तो नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। एक है आपका क्या, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, या हिंदी में बोलते हैं इसको ऐतिहासिक ग्रंथ। ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, इसमें ये क्या लिखे होते हैं, ये हिस्ट्री ओरिएंटेड लिखे होते हैं, इसमें इवेंट्स लिखी होती हैं पूरी की, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद क्या पता चलता है, मैंने आपको बोला कि जो बाहर के देश के जो लोग हमारे इंडिया में आए होंगे उस टाइम, तो उन्होंने भी तो इसके बारे में पता लिखा होगा। कि जैसे आप कहीं जाते हो, जैसे आप किसी के सपोज कहीं आप किसी और स्टेट चले गए, तो आपको तो वहाँ की पता लगता है वहाँ के कि वहाँ की कैसे कैसे कल्चर है, वहाँ की सोसाइटी कैसे है, लोग किस तरह के हैं, वहाँ के किस तरह से शासन होता है, तो आप भी तो वहाँ के बारे में लिख सकते हो। तो वैसा ही जो बाहर वाले देश के जो लोग आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा बुक में,
तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स, या विदेशियों की बातें या विदेशियों का विवरण। ठीक है, लगा पता? और जो चौथा सोर्स है ना का, उसको बोलते हैं हम क्या? आर्कोलॉजिकल एविडेंस या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं? जो क्या होते हैं, जैसे मैं बताया ना आपको, जिस उस टाइम की बिल्डिंग वगैरह मिल गई, उस टाइम के बोन्स मिल गई, जो भी चीजें वो यूज करते थे, मटेरियल मतलब। ठीक है, जो मटेरियल मिल गया उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिकल। और एक क्या बोलते हैं? एक हो गए लिखित और एक हो गए मटेरियल वेस्ट। तो दो टाइप के क्या हो गया आपके जो मेन सोर्स है वो दो टाइप के हैं। क्या है? एक होता है लिखित में आपकी बुक्स मैंने बता दी कौन कौन सी, एक धर्म ग्रंथ है, एक आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है, और ये रिकॉर्ड ऑफ ऑनर। ये तीनों के तीनों क्या है? ये बुक्स है। ठीक है, और ये क्या है? मटेरियल, जो उस टाइम का जो चीजें मिली होंगी। ठीक है, मटेरियल मिला होगा, तो एक क्या हो गया? मटेरियल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो दो टाइप के जो मेन्स होते हैं, एक तो लिखित मिलते हैं हमें और एक मटेरियल मिलता है उस टाइम का, तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि वो उस टाइम के लोग किस तरह से रहते होंगे, कैसे कैसी चीजें यूज करते होंगे। अब देखो आगे हम एक एक करके सबको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे लिखित ग्रंथों को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो लिखित ग्रंथों में भी सबसे पहले हम कौन से पढ़ेंगे? रिलीजियस को, धर्म ग्रंथ को, यानी कि रिलीजियस स्क्रिप्ट को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से पढ़ेंगे हम? सबसे पहले रिलीजियस बुक्स, यानी कि हिंदी में धर्म ग्रंथ, धर्म के बारे में, धर्म के जो ग्रंथ थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से थे। तो इनको आप याद कर लेना, क्वेश्चन में आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है आरबी लिखा, तो मतलब ये है शॉर्ट फॉर्म इसकी, रिलीजियस बुक्स की, तो मैंने आरबी करके लिखा है। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी यहाँ पे ना, तो शॉर्ट करके लिखा है थोड़ा। तो देखो, धर्म ग्रंथों में जो सबसे फेमस है वो बताओ कौन है? आपको आइडिया तो होगा ही। हमारे जो हिंदू धर्म का जो सबसे मेन ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? कौन है वो सबसे जो मेन है? वो क्या है? वेद। क्या है? वेद। उसके बाद क्या है आपके? ब्राह्मण स्क्रिप्ट, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ। और उसके बाद क्या आपके? पुराण है। पुराण मैंने हिंदी में भी लिख लिया और इंग्लिश में भी लिख लिया, तो इसलिए दोनों, जो भी हिंदी वाला स्टूडेंट होगा चाहे इंग्लिश वाला स्टूडेंट होगा, दोनों के लिए क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। अब देखो अगला क्या आपका? वेदांग भी आपका कैसा है? धर्म ग्रंथ है, धर्म के बारे में लिखा है इसके अंदर। उसके बाद जो बौद्ध भी तो धर्म है ना, तो बौद्ध के जो साहित्य है, उनकी जो बुक्स है, वो भी क्या आई आपकी? धर्म ग्रंथ है। उसके बाद जो उपनिषद होते हैं, ये सारे वेद से ही निकले हैं। ठीक है, इसके वेद से ही सारी की सारी चीजें निकली हैं, उपनिषद वगैरह। तो ये उपनिषद भी क्या है? धर्म ग्रंथ है। फिर आपके जैन साहित्य, जो जैन की बुक्स है, जैन धर्म की जो बुक्स है, वो भी क्या है आपकी? धर्म ग्रंथ ही है, वो मतलब रिलीजियस बुक्स है। उसके बाद है आपकी स्मृति स्क्रिप्ट, यानी कि स्मृति ग्रंथ, वो भी क्या है आपके? धर्म ग्रंथ है। उसके बाद आपका क्या आया? धर्मसूत्र, तो नाम से पता लग रहा है धर्मसूत्र मतलब धर्म का ही ग्रंथ है। और लास्ट है आपका अर्यंक। ठीक है, अर्यंका बोलते हैं इसको। तो ये भी क्या आपका? रिलीजियस बुक्स हैं ये सारी। ठीक है, रिलीजियस ग्रंथ है। अब देखो, ये तो समझ आ गया, इसको याद कर लेना। ठीक है, कौन कौन से हैं बताओ? कौन कौन से हैं? वेद, ब्राह्मण स्क्रिप्ट, पुराण और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और कौन सा है? धर्मसूत्र, अर्यंका, और एक रह गया शायद पुराण, है ना? और हाँ, वेदांग, उपनिषद और स्मृति स्क्रिप्ट, है ना? याद कर लेना उनको। अब देखो, अब हम एक एक करके सबको करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे वेद के ऊपर। तो वेद क्या है आपके? वेद क्या है? सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा सबसे पुराना धर्म ग्रंथ यानी कि रिलीजियस स्क्रिप्ट कौन सी है? तो कौन सी है? वेद। कौन से हैं? वेद। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि वेद कितने टाइप के होते हैं? तो वेद होते हैं आपके क्या? 4 टाइप के। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। बुक्स हैं ये। ठीक है, बुक्स। तो जो एक है आपका क्या? ऋग्वेदा। तो ये ना इस तरह से चला है, जैसे ये सबसे पुराना है, उसके बाद आया आपका सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना क्या हो गया? इन चारों वेदों में सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। और ये क्वेश्चन तो इतना फेवरेट है ना सभी जो एग्जाम डालते हैं उनका ये तो आता ही आता है सभी पेपरों में मैक्सिमम, कि जो सबसे सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद।
ठीक है। उसके बाद आता है क्या, सामवेद, जिससे कि हमारे म्यूजिक का क्या कहा जाता है, ओरिजिनेटर। ठीक है, इस वेद से ही हमारा जो म्यूजिक, जो गीत का स्टार्टिंग यहीं से हुई है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद। तो मैं जो डिटेल है ना इनके बारे में धीरे धीरे समझाऊंगी, पहले बस इनके नाम सुन लो कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट है आपका अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। तो इनको याद कर लेना इसी तरह से, पहला सबसे पुराना ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद कौन सा आया, यजुर्वेद, और सबसे लास्ट में कौन आया, अथर्ववेद। तो आपको पैटर्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा आया, तो आपको क्या किया होंगे, ऐसे मिक्स करके दे दिए होंगे, आपको बोला होगा इनको क्या करो, सही डायरेक्शन में लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, है ना। अब देखो ये जो वेद थे ना, वेदों का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। तो ये जो वेद थे ना, ये पहले जो है मतलब पहले लिखे नहीं गए थे, ये पहले इस क्या किए जाते थे, पहले सुनाए जाते थे। ठीक है, जो आपके क्या होते थे, गुरु होते थे, या जो पुराने टाइम के गुरु वगैरह होते थे, वो अपने शिष्यों को इसको क्या करते थे, सुनाते थे। एक ज्ञान था, एक नॉलेज था। ठीक है, जो कि हम अभी खो गए हैं, हम भी मतलब हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम पढ़ते नहीं इन चीजों को, वेदों को। ठीक है, तो ये क्या किए, पहले लिखे नहीं गए थे, फिर बाद में इनको क्या किया, पहले ये सिर्फ बोले गए होते थे, मतलब धीरे धीरे जो है आगे आगे कोई नॉलेज क्या किया जाता था, सिर्फ बोल कर ही क्या किया जाता था, आगे आगे को बढ़ाया जाता था। पर बाद में क्या हुआ, एक ऋषि आए जिनका क्या नाम था, महर्षि कृष्ण देवयान वेदव्यास। ठीक है, इनका नाम याद कर लेना। ये जो है ऋषि, ये आए तो इन्होंने क्या किया, जो भी जो पुराना नॉलेज जो सुनाया जा रहा था उसको क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया, मतलब एक बुक लिख दी, कंपाइल करके एक बुक बना दी। तो इन्होंने बनाई थी, इन्होंने लिखे नहीं थे, ये नॉलेज पहले से ही आया जा रहा था, पहले से ही प्राचीन काल से टाइम से ये नॉलेज आ रहा था, पर इन्होंने क्या किया, कंपाइल कर दिया, उसको एक जगह एकत्रित करके लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए ये भी पूछा जाता है कि किसने जो है वेद को कंपाइल किया था, तो कौन किसने किया था, महर्षि कृष्ण देवयान वेदव्यास। याद रखोगे। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके सभी जो आपके ये वेद हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद। हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है, ऋग्वेद। अच्छा, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है ऋग्वेद का। तो क्या मीनिंग है इसका, ऋग्वेद का मीनिंग होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। मतलब आप इसको भी क्या समझ सकते हो, एक नॉलेज है, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में क्या लिखा है, नॉलेज लिखा गया है। मतलब आप उनको बोलते हैं ऋचा। ऋचा मतलब दोहे टाइप के क्या लिखे होते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज लिखा गया है ऐसे लाइंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। एक बुक है ये। ठीक है, बुक है, और बुक में क्या लिखा गया है, नॉलेज की चीजें लिखी गई है। नॉलेज ये सुप्रीम नॉलेज है, ये आज का नॉलेज नहीं है कि जो हम साइंस में पढ़ते हैं, ये सुप्रीम नॉलेज है जो कि हमारे बारे में बताता है कि हम रियल में कौन है, हमारा जो मतलब परमात्मा क्या है, क्या हम कौन से हैं, हम कहाँ से आए, ये सारी की सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, आगे ना समझ तो क्या है, ये एक कलेक्शन है, ये बुक है, एक कलेक्शन है, उसमें किसका, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा, सिस्टमैटिक वे में लिखी गई है क्या, ऋचा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। तो ये मैंने बना दिया, अभी देखो ऋग्वेद की बुक है। तो ये ऋग्वेद, सबसे पहले देखो ये जो ऋग्वेद की जो बुक पढ़ते थे ना, उनको कुछ नाम दिया जाता था, तो उनको क्या बोलते थे, होत्रु। ठीक है, क्या बोलते थे, होत्रु। जो ऋग्वेद बुक को पढ़ते थे उनको क्या बोलते थे, होत्रु। तो याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन आ जाता कि ऋग्वेद जो ऋग्वेद पढ़ते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था, होत्रु कहा जाता था। तो देखो ये जो बुक है ना ऋग्वेदा, तो इसको ग्रंथ है, ठीक है ये, तो इसको जैसे सपोज करो ये ऋग्वेदा है, ठीक है, तो इसको क्या किया, इसमें क्या होंगे, कुछ चैप्टर होंगे, तो उन चैप्टरों को क्या बोल दिया है, मंडल। क्या बोला है यहाँ पे, मंडल। तो इस बुक में कितने मंडल है, 10 मंडल है, 10 मंडल, मतलब 10 चैप्टर है इस बुक में, ऋग्वेद में। एग्जाम्पल हो कि ये ऋग्वेद है और इसमें 10 चैप्टर है। ठीक है, अब आपको इन 10 मंडलों के बारे में ना ज्यादा सारे के सारे याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ 2-4 चीजें इनकी याद रखनी है। तो पहली ये चीज है कि इसका जो थर्ड मंडल है, थर्ड मतलब तीसरा जो चैप्टर है इसका, इस बुक का, ऋग्वेदा का, वो किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र है, उसमें क्या है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र आपको पता है किसको समर्पित होता है, सूर्य देवता को। किसको, सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित होता है। और ये जो गायत्री मंत्र मतलब ये जो थर्ड
जो मंडल है, जो थर्ड चैप्टर है ना, ये पता किस ऋषि ने लिखा था? इसको लिखा था विश्वामित्रा ने। तो जो थर्ड मंडल था उसको लिखा था किसने? विश्वामित्रा ने। याद रखोगे, थर्ड जो चैप्टर था किसने लिखा था? विश्वामित्रा ने। इसके बाद जो 8वां चैप्टर मतलब 8वां मंडल, उसमें क्या मिलता है? सपोज करो ये बुक है तो मतलब ये ऋग्वेद है, तो इसके जो 8वां चैप्टर है उसमें क्या लिखा गया है? खील के बारे में बताया गया। खील। अब ये खील क्या होता है? खाने वाली खील नहीं है जो हम खाते हैं, खील। ये क्या है? हैंड रिटन हाइमन है। हैंड रिटन मतलब हाथों से लिखे गए क्या? श्लोक। श्लोक बोल सकते हो कुछ भी, हाइमन, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? खील। उनको एग्जैक्ट नाम दे दिया खील। और इसका जो 9th चैप्टर है, 9th मतलब जो सेकंड लास्ट चैप्टर हुआ, ठीक है, 9th लास्ट वाला, उससे पहले वाला चैप्टर जो 9th वाला चैप्टर है, उसमें क्या दिया है? सोम देवता के बारे में दिया है। सोम देवता के बारे में। अच्छा, ये सोम देवता कौन थे? तो ये एक क्या था? प्लांट था, ठीक है, एक पौधा था जिससे क्या बनाया जाता था? सोम रस बनाया जाता था। जैसे आज की हमारी शराब होती ना, तो उस जैसा ही वहां पे नशे की एक चीज होती थी, सोम, उसको सोम रस बोलते थे। तो उनके जो उन्हीं के नाम के क्या था, पूजा जाता था सोम देवता को। तो इसलिए वो 9th मंडल में उनके बारे में लिखा गया है। और जो 10th मंडल है, जो लास्ट मंडल है, उसके बारे में इसमें क्या पता चलता है? जो 4 वर्ना सिस्टम है, 4 वर्ना सिस्टम थे ना हमारी सोसाइटी में, अभी भी तो है, जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो इनके बारे में यहाँ पे 10वें चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर है उसमें लिखा गया है इनके बारे में, है ना। अब देखो, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये तो मंडल, अब देखो 10 चैप्टर तो हो गए, तो 10 चैप्टर तो हो गए, मतलब 10 मंडल तो हो गए। अब मंडल के बीच में भी कुछ ना कुछ क्या लिखे होंगे? कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, जैसे ऐसे पैराग्राफ में, तो उनको क्या बोलते हैं? सूक्त। तो ऐसे कितने सूक्त है यहाँ पे? 1028 सूक्त थे। उसमें कितने हैं? 1028 मतलब 1028 सूक्तास, ठीक है, 1028 सूक्तास। और इनके ना बस नंबर याद रखना, ये क्वेश्चन आते भी हैं, और आर्ट्स वालों को तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कितने सूक्तास है, कितनी रचनाएं थी, ठीक है, तो इनको याद कर लेना। और कितने मंडल थे, किस मंडल में किसके बारे में लिखा था। उसके बाद जो इसके बारे में तो हम ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसको नंबर याद रखना, कितने सूक्तास थे इस बुक में? 1028। और जो रचाएं हैं, रचाएं मैंने बोला जो एक टाइप से दोहे समझ लो, छोटे छोटे दोहे, तो वो कितने थे? 10,462, ठीक है, याद कर लेना नंबर कितना है? 10,462, 10,462, ठीक है, याद कर लेना 10,462। तो इतना तो पता लग गया। अब ये जो ऋचा है ना, ये दोहे है ना, तो इनमें भी क्या लिखा गया है? भगवानों के बारे में लिखा गया है, देवता के बारे में। तो जो सबसे फेमस क्या थे उस टाइम के देवता थे, तो वो थे इंद्र। और उनके बारे में ना कितने लिखे हैं? 250 ऋचा उनके बारे में लिखी है, मतलब 250 दोहे टाइप बोल दो, वो उनके बारे में लिखे गए हैं। किसके बारे में? इंद्र के बारे में, इंद्र देवता के बारे में। और उससे थोड़े कम अग्नि के बारे में लिखे हैं, अग्नि देवता के बारे में 200 उनके बारे में लिखे गए हैं। तो इतना समझ लो ना कि जो इस टाइम वाला जो टाइम था, जो पुराना टाइम था, तो उस टाइम पता है कौन से भगवान की पूजा की जाती थी? नेचर की पूजा की जाती थी। इंद्र क्या हुआ आपकी? जो बारिश वाले भगवान हुए, अग्नि, ठीक है, आग वाले भगवान हुए। तो मतलब एक तरह से किसको पूजा जाता था पुराने टाइम में? नेचर को ही पूजा जाता था, है ना। और धीरे धीरे जो है टाइम के साथ क्या हुआ है, भगवान चेंज होते गए। हमें पढ़ेंगे सारा कुछ, वो सारी चीजें। सो डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री का तो हम उतना ही पढ़ेंगे आज, बाकी जो नेक्स्ट होगा वो मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगी। देखती हूँ कल देती हूँ क्लास या उसके अगले दिन देती हूँ। मैंने बोला आपको 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के दिया करूंगी मैं आपको, जब मुझे टाइम लगेगा। और करंट अफेयर के भी साथ में कराऊंगी। तो आज हम कर रहे हैं कौन सा करंट अफेयर? 28 अगस्त का करंट अफेयर मैं आपको करा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम करंट अफेयर के, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन किया करेंगे डेली, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया। तो जल्दी से बता देती हूँ। तो अभी ना हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके चीफ जस्टिस जो है चेंज हो गए हैं। अभी 49th बने कौन? यू ललित। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, ठीक है,
उदय, उमेश, ललित। और इससे पहले कौन थे? एनबी रमना, वो 48 नंबर के थे। और अभी कौन से बन गए? 49 नंबर के कौन से बन गए? यू ललित। तो ये जो है करंट क्वेश्चन है, तो जो पेपर में तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। यू ललित। उसके बाद देखो आईडीएफसी बैंक। अभी ना जो आईडीएफसी बैंक है उसका एक न्यू एमडी और सीईओ चुना गया, मतलब एमडी और सीईओ। एमडी क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। और सीईओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो क्या करता है? उस चीज को संभालता है, जो सबसे टॉप क्या होता है? टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है या संभालने वाला होता है, मैनेजर होता है। तो आईडीएफसी बैंक में ना अभी किसको चुना नया एमडी? या तो एमडी बोल दो या सीईओ बोल दो, ठीक है। महेंद्र शाह कौन बने आईडीएफसी बैंक के न्यू एमडी या सीईओ? महेंद्र शाह, ठीक है, महेंद्र शाह। अच्छा, ये तो पता लग गया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया देती हूँ। ये जो आईडीएफसी है ना, आईडीएफसी बैंक कब बनाया गया था? 1997 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1997। तो अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसके डेट ऑफ बर्थ से याद करते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 1995 है, तो मेरे जन्म के 2 साल बाद आईडीएफसी बैंक का जन्म हो गया, मतलब बन गया, ठीक है। तो आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ से क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। हमेशा जो आपके जो फैक्ट्स होते हैं ना, जो डेट्स होती है, इसको ऐसे ही याद किया करो। किसी भी जो आपकी कोई भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनसे रिलेट करके पढ़ा करो, तो आपको याद हो जाएंगी इजिली। तो अब जान लेते हैं आईडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी मतलब क्या देगी? ऐसा बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे देश में हमारे कुछ भी जैसे बिल्डिंग्स बननी है, रोड बनने हैं, इन सारी चीजों को इनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा देता है उसको हम क्या होते हैं? आईडीएफसी बैंक। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के बारे में। तो अभी पाकिस्तान में हाल ही में क्या आई थी? फ्लड आया, वहां पे बाढ़ आई, ठीक है। तो वहां पे काफी ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो गए। तो कितने लोग प्रभावित हुए? 33 मिलियन। कितने प्रभावित हुए? 33 मिलियन। मिलियन तक पता है ना आप सबको? मिलियन कितना होता है? कितने के बराबर होता है? तो 10 लाख के बराबर होता है मिलियन, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? इतना आ जाएगा, अगर इसको लाख में निकालोगे तो आ जाएगा 330 लाख, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। हमने ना अभी जो है हमारे देश ने क्या किया है कि हमने जो अपनी नेट जीरो एमिशन है, मतलब नेट जीरो एमिशन क्या होता है कि जो कार्बन है ना, जो कार्बन हम एमिट करते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उससे भी क्या निकलते हैं? कार्बन निकलते हैं। कार्बन वगैरह और भी कई गैसें निकलती है। तो उससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो सभी जो देश है ना, उन्होंने क्या लिया है? ये प्रॉमिस किया कि वो इन्होंने एक टाइम लिमिट सेट कर दिया कि उस टाइम लिमिट में वे अपने देश को पूरी तरह से क्या कर देंगे? नेट जीरो एमिशन, मतलब उनके देश में कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए हमारी जो इंडिया है वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जैसे कि आप विंड एनर्जी ले लो, हवा से एनर्जी बनाना, या आप क्या ले लो? सोलर एनर्जी ले लो, सूरज की जो रोशनी है उससे क्या बनाना? एनर्जी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। उसके जरिए क्या कर रहे हैं? देखो आजकल आपने देखा होगा आपके घर में भी सोलर से वो लगे होते हैं, सोलर सेल वगैरह, ठीक है। तो उनका यूज करके जो है उनका यूज कर रहे हैं किसमें भी? आपका इसमें व्हीकल्स वगैरह में भी। तो इसलिए नेट जीरो एमिशन हमने क्या टारगेट रखा है? 2070 तक हमने नेट जीरो मतलब बिल्कुल खत्म कर देना है अपना, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अभी हाईएस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का किताब किसे मिला? एस्पिरेशनल क्या होता है? आकांक्षी। तो आकांक्षी क्या होते हैं? जो कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है? हरिद्वार को मिला है, आपकी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिला है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट को भी हमने ऐसा बनाना कि हमारी डिस्ट्रिक्ट को भी क्या मिले? ऐसा कुछ किताब मिले। तो तब मिलेगा जब आप सब वर्क करोगे, सही से करोगे, अपने आसपास सफाई रखोगे, है ना, और अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या करोगे? सही से उसकी डेवलपमेंट में भागीदार होंगे। अपना ही सेल्फिश नहीं बनना है, ठीक है। तो याद हो गया ना, हाईएस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसको मिला? हरिद्वार को। तो हरिद्वार तो सब जाते हैं, नहाते हैं ना, तो इसका मतलब वहां पे क्या है? वहां के जो लोग हैं बहुत ज्यादा क्या है? एस्पिरेशनल है, एस्पिरेशनल, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी ना
अबू धाबी, अबू धाबी क्या है? UAE की क्या क्या है? कैपिटल है। UAE देश है, मैं बता दूं कहाँ है। यहाँ पे आपका क्या है? अब UAE है, देखो यहाँ पे इंडिया हमारा, तो यहाँ पे है ईरान के इस साइड, जो पर्शियन गल्फ है ना, उसके साथ में यहाँ पे कौन सा देश है? UAE, ठीक है, UAE। और उसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। तो वहां पे क्या हुआ? अभी टूर्नामेंट हुआ किसका? चेस का, ठीक है, मास्टर चेस टूर्नामेंट, शतरंज का क्या हुआ? टूर्नामेंट हुआ। तो वहां पे जो विनर रहे वो कौन है? अर्जुन एरिगेसी, ठीक है, अर्जुन एरिगेसी। तो यहाँ से याद रख सकते हो कि जो अर्जुन तो भगवान भी थे, तो वो क्या करते थे, मतलब भगवान ही, जो मतलब पांडव थे ना, उनमें जो अर्जुन थे वो क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे, तो वो हर जगह जीतते थे, तो इसलिए वो यहाँ पे चेस में भी जीत गए। तो इस तरह से अर्जुन का नाम आपको याद रहेगा, ठीक है। मास्टर चेस शतरंज जो जीते, कौन जीते? अर्जुन एरिगेसी। लगे ना पता? तो आज बस इतने से क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको करंट अफेयर के, क्योंकि मैंने भी ज्यादा आज करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ डेली, तो उससे आपको करा दिया करूंगी, ठीक है। और पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। मैं तो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर लिए, नहीं तो अपने लिए तो मेहनत कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। और अभी तो मुझे सेकंड वीडियो भी बनानी है, और अभी 11 बज रहे हैं रात के, अभी पता नहीं मेरे को 1 बज जाएगा बनाते बनाते सेकंड वीडियो भी। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, तो मैं बनाती हूँ सेकंड वीडियो, और अपना ध्यान रखिए। और जो न्यू मेरे इस पे व्यूअर्स हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो कैंडल क्या करती है, दूसरों को क्या करती है, लाइट करती है, वो कभी भी उसका नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो आपका नुकसान नहीं होगा कि आप किसी को उज्जवल कर दोगे, आपका फायदा ही होगा उससे, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।